हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ साथियों, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से लगातार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन की क्लास लगातार लगाई जा रही हैं और ये क्लासेस 4 सेमेस्टर जो ITI में है और 4 सेमेस्टर जो डिप्लोमा में है और उनके लिए भी जो यूपी PCL TG2 और यूपी अर्बन TG2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लगातार लगाई जा रही है। तो इसके पहले हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के बारे में जाना था। अब इसके आगे हम जानते हैं क्या, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। जी हाँ साथियों, ये आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हमारी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में कि हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से किस प्रकार बिजली पैदा की जाती है, कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं उनके बारे में जानेंगे और किस प्रकार से ये काम करती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा आप लोग। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज की हमारी वीडियो में क्या है कुछ खास। तो मैं बता दूं, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जल विद्युत शक्ति संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जी हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता क्या है पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसके फिगर के माध्यम से भी हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं बता दूं, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। जी हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उत्पादन नदियों, झीलों में जो फ्रेश वाटर होते हैं, जो शुद्ध जल होते हैं, शुद्ध पानी होते हैं, उनके फ्लो से किया जाता है, उनके प्रवाह से किया जाता है। क्योंकि जो बहता हुआ पानी होता है, बहता हुआ पानी में हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा होता है। जी हाँ, उस गतिज ऊर्जा के माध्यम से ही हम जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत वाटर को अपर प्लेस पे रखा जाता है। जी हाँ, इसको अपर प्लेस पे ऊपर ऊंचे स्थानों पर बांध बनाकर रखा जाता है और वहाँ पे इस पानी को, उस वाटर को कलेक्ट किया जाता है बड़े बड़े बांध बनाकर, जहाँ पे उस पानी में स्थितिज ऊर्जा उस वहाँ पे जो पानी जब इकट्ठा कर लिया जाता है उस टैंक में बड़े बड़े बांध बनाकर, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बन जाती है ऊंचे स्थानों पर। उसके बाद इस पानी को डाउन साइड में यानी कि नीचे की तरफ में फ्लो कराया जाता है। फ्लो कराने के बाद क्या होता है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है उस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कराया जाता है। जी हाँ साथियों, उस डैम में से स्थितिज ऊर्जा को जब नीचे गिराया जाता है तो वो नीचे की जब गिरती है तो वो स्थितिज ऊर्जा हमारा बदल जाता है गतिज ऊर्जा में। जी हाँ, गतिज ऊर्जा के बदलने के बाद होता क्या है कि इसका रूपांतरण, इसका जो चेंजिंग है, हम उसे मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। जो गतिज ऊर्जा होता है उससे हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि हाइड्रो पावर प्लांट में मैकेनिकल एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं बता दूं कि पहले स्टार्टिंग में बड़े बड़े बांध बनाकर पानी को स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उस पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है और उस स्थितिज ऊर्जा को नीचे की तरफ गिराया जाता है, तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। जी हाँ, गतिज ऊर्जा में चेंज होने के बाद उसी गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि उस गतिज ऊर्जा को बड़े बड़े टरबाइन चलाया जाता है। बड़े बड़े जब टरबाइन चलते हैं तो उस टरबाइन को किससे कपल किया जाता है, उस टरबाइन को अल्टरनेटर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट करने के बाद हमें प्राप्त होती है बिजली ऊर्जा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पूरे वर्ल्ड में जो होने वाला पावर का जनरेशन है, 20% जो भाग है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, वो हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से ही पैदा किया जाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 20% भारत या पूरे संसार में, पूरे विश्व में देखा जाए तो विश्व में 20% भाग बिजली का उत्पादन हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से किया जाता है। अतः थर्मल पावर प्लांट के बाद दूसरा स्थान हाइड्रो पावर प्लांट को ही दिया जाता है, क्योंकि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बिजली पैदा करने में। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमने आपको बताया कि किस प्रकार जल विद्युत पावर प्लांट यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के माध्यम से इलेक्ट्रिक किस प्रकार पैदा किया जाता है और पूरे भारत में इसका कितना परसेंट यानी कि 20% भाग
इसी माध्यम से बिजली को पैदा किया जाता है और साथ ही साथ थर्मल पावर प्लांट के बाद इसको दूसरा स्थान दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के माध्यम से ही पहले क्या किया जाता है, ऊंचे स्थान पर बड़ा बड़ा डैम लगा के इस रिजर्वायर में पानी को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, उसके नीचे वाले हिस्से पे, डैम वाले नीचे हिस्से पे वाटर कैरिंग पाइप लगाया जाता है, जिसके माध्यम से पानी को नीचे ले जाया जाता है। नीचे ले जाने के बाद जब नीचे यहाँ से आपका होता है स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, और इसी स्थितिज ऊर्जा को जब गति कराया जाता है तो ये गतिज ऊर्जा में पाइप के माध्यम से पहुँचता है हमारा कहाँ, वहाँ पे पहुँचता है हमारे टरबाइन पे, और टरबाइन में बड़े बड़े ब्लेड लगाए जाते हैं, और उस ब्लेड को जब गतिज ऊर्जा उस ब्लेड पर गिरती है तो वो ब्लेड हमारे घूमने लगती है। घूमने से क्या होता है कि हम उस मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर से कनेक्ट करा देते हैं। जहाँ पे होता क्या है कि अल्टरनेटर घूमने लगता है, घूमने के बाद क्या होता है, वहाँ से बिजली पैदा होने लगती है। बिजली पैदा होने लगती है तो उसको ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से उसे ट्रांसमिशन टावर के पास पहुँचा दिया जाता है, और पहुँचाने के बाद जगह जगह पे बड़े बड़े पावर स्टेशनों पे, सब स्टेशनों पे उस बिजली को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये देखिए, आप लोगों ने ये देखा आपको कि यहाँ से ये पाइप के माध्यम से पानी जा रहा था, गतिज ऊर्जा पे जाने के बाद जब ब्लेड पे गिरा तो ब्लेड घूमने लगा। अब ब्लेड का जो शाफ्ट होता है उस शाफ्ट को अल्टरनेटर से जोड़ा गया होता है। जी हाँ, उसके बाद आउटलेट होता है, वहाँ पे आउटलेट के मतलब कि जो पानी बची खुची रहती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपने देखा कि इसमें जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, इस इक्विपमेंट के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे नीचे इसके वीडियो के। अभी आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपने जान लिया कि किस प्रकार से जल विद्युत संयंत्र के सभी आयोग काम करते हैं, किस प्रकार पानी को इकट्ठा किया जाता है, किस प्रकार स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लास्ट तक पूरे कहानी का अंत किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक पैदा किया जा रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के बाद क्या हो रहा है कि उसको किस प्रकार से ट्रांसमिट किया जा रहा है, ये भी आपने देखा। तो आइए चलते हैं आगे, इस कहानी को बढ़ाते हैं। इस आगे की कहानी क्या है, तो मैं बता दूं कि उसके लिए जल विद्युत संयंत्र के लिए, जब पावर प्लांट बनाने के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए क्या होता है कि स्थानों का भी चयन करना पड़ता है। जी हाँ, स्थान का भी चयन करना पड़ता है। तो मैं बता दूं कि हाइड्रो पावर प्लांट के स्थान पर चयन थर्मल पावर प्लांट की जो अपेक्षा, हाइड्रो पावर प्लांट की जो तुलना अगर थर्मल पावर प्लांट की तुलना किया जाए तो ये हाइड्रो पावर प्लांट बहुत ही इजी होता है, और इसमें निम्न 3 से 4 पॉइंट्स रखना इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना चाहिए। पहले ये कि पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो जाना चाहिए। जी हाँ, इस पावर प्लांट की अगर आपको स्थापना करना है तो आपको पहले स्थापना करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर पानी की उपलब्धता है कि नहीं है। यदि पानी की उपलब्धता नहीं है तो वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट स्थापना आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर पानी की उपलब्धता है तो आप उस पानी का संग्रह कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें होनी चाहिए कि पानी का संग्रह उचित माध्यम से करना चाहिए। साथ ही साथ पानी का शीर्ष ऊपर है कि नहीं है, ये भी देखना चाहिए। यदि आपने पानी इकट्ठा कर लिया है, पानी की उपलब्धता है, तो उसको उसकी हाइट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जितना ही अधिक ऊंचाई पर पानी हमारा रखा जाएगा, जितना ही अधिक ऊंचाई पर हमारा डैम बनाया जाएगा, उतना ही वो जो स्थितिज ऊर्जा होगी पानी में हमारी, जब वो नीचे आएगी तो उतना ही अत्यधिक उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। इसलिए पानी का शीर्ष भी हमें देखना अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ कास्ट ऑफ लैंड, यानी कि जो जमीन की लागत है वो भी देखना जरूरी है कि आप ऐसे जमीन पर नहीं लगा रहे हैं जहाँ पे लागत अधिक लग रहा है। तो कुल मिला के हमें लागत पे भी ज़्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्लांट से दूरी कितनी है ये भी देखना जरूरी है कि कितनी दूरी पे आप इसको, प्लांट से कितनी दूरी पे इसको लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा पानी है वो स्वच्छ होना चाहिए। जी हाँ, मटमैला और कचरा वाला नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत ही ये को फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से तथ्य है कि क्योंकि जो पानी आप यूज कर रहे हैं अगर वो पानी आपका गंदा है तो उससे आप पर्याप्त मात्रा में सही रूप से बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको जो पानी होती है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर से ही पानी का यूज करके हाइड्रो पावर प्लांट का स्थापना का चयन
किया जाता है। तो साथियों ये 4 से 5-6 पॉइंट जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि ये 5 से 6 पॉइंट होना बहुत ही अति आवश्यक है। अब आइए जान लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन कौन से मुख्य घटक है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स उनमें यूज किए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि हाइड्रो पावर प्लांट में कुछ मेन तथ्य, मेन घटक निम्न हैं, जैसे कि डैम, सर्ज टैंक, पेन स्टॉक, ड्राव ट्यूब और वाल्व हाउस। ये 5 से 6 पॉइंट्स जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, क्योंकि जो डैम होता है, यदि डैम नहीं रहेगा तो आप पानी को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, पानी को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो आप हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इन सारे के बारे में पूरी फुल डिटेल और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और हमेशा आप तैयारी में लगे रहें। ये लॉकडाउन की स्पेशल क्लास लगातार लगाई जा रही है। ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि लॉकडाउन की जो क्लासेस हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस लगाई गई थी हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतर कंटेंट्स दिए जा रहे हैं आपको, तो आप भी बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर हो कमेंट करना ना भूलिएगा, ज़्यादा इसको शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इन पूरे घटक के बारे में कि पहला घटक जो है हमारा डैम है। जी हाँ साथियों, डैम क्या होता है इसके बारे में हम फुल डिटेल आपको बताने वाले हैं कि डैम का मेन काम क्या होता है। तो मैं बता दूं कि हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव भाग जो होता है वो होता है हमारा डैम का। मैं बता दूं यह मुख्यतः सीमेंट, कंक्रीट और सॉइल के बनाए जाते हैं, मिट्टी के भी बनाए जाते हैं और सीमेंट कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं। यदि नदी का मुंह सकरा है, जी हाँ सकरा मतलब पतला है, तो वो सीमेंट और कंक्रीट का बांध बनाया जाता है। ये जानना बेहद जरूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जानना, और यदि आप इसे लिखते हैं की पॉइंट के तौर पे अपने बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप कौन सी कंटेंट दे रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं स्टडी सर्कल 360 के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है और ये कंटेंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे कंटेंट लिखते हैं तो आपको नंबर मिलने में बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि ये कंटेंट जो है बहुत ही मेहनत से आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो इस कंटेंट को आप कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं बता दूं आपको कि यदि नदी, मान ली कोई नदी या नाला है, उसका जो मुंह है सकरा है, तो वहाँ पे उसका जो बांध बनाया जाएगा वो सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाएगा। यदि नदी का जो मुंह है वो यदि चौड़ा है तो उसको जो बांध होता है उसका मुंह होता है वो मिट्टी का जनरली बनाया जाता है। तो मैं बता दूं कि डैम का मिनिमम एम जो होना चाहिए पानी का कलेक्ट करना। जी हाँ, जो डैम है मिनिमम जो मेन उसका जो उद्देश्य होता है कि पानी को इकट्ठा करना और रेन यानी कि बारिश या बाढ़ के समय जो मैक्सिमम पानी होता है उसे डैम में कलेक्ट कर लेता होता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मिट्टी से जो बना बांध होता है उसका बेस इसकी हाइट से बहुत ही ज़्यादा होता है। जी हाँ, इसकी जो बेस होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं बता दूं कि कुछ परिस्थितियों में डैम का निर्माण शक्ति पावर प्लांट के शीर्ष के बढ़ाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि डैम जो होता है जल शक्ति संयंत्र के कार्यकारी शीर्ष से बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है। तो साथियों आइए जान लेते हैं कि जो डैम होता है डैम के क्या लाभ होते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार का डैम है तो किस प्रकार से उसे हमें बेनिफिट्स मिलना है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो मैं बता दूँ पहला लाभ जो है मिट्टी का बांध सीमेंट कंक्रीट की तुलना में बहुत ही सस्ता होता है। जी हाँ साथियों, सीमेंट कंक्रीट की तुलना में यदि मिट्टी का बांध बनाते हैं तो वहाँ पे लागत बहुत ही कम होगा और ये बहुत ही सस्ता भी होगा और बहुत ही अच्छा भी माना जाएगा। लेकिन जो मिट्टी का डैम होता है जनरली कहाँ प्रयोग किया जाता है, जब नदी का मुंह चौड़ा होता है वहाँ पे मिट्टी का डैम बनाया जाता है। साथ ही साथ मैं ध्यान दूँ यदि पानी द्वारा मिट्टी के कटाव को रोक लिया जाता है तो यह डैम बहुत दिनों तक चलता चला जाता है। जी हाँ, यदि मिट्टी के बहाव से यदि
यदि जो पानी का बहाव है उससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है तो वो बांध बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि नेचुरल प्लेसेस यानी कि प्राकृतिक जगहों पर यह उपयुक्त डैम होता है। जी हाँ, जो प्राकृतिक जगह होते हैं वहाँ पे डैम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी स्थान पर मिट्टी तथा चट्टानें हों तो वहाँ पर उस जगह पर इनका यूज करके इसे लो कास्ट पर बनाया जाता है। जी हाँ, यदि किसी स्थान पर उपयुक्त मिट्टी या चट्टान हो वहाँ पर डैम बनाना बड़ा ही आसान होता है। और मैं बता दूं इनका यूज करके लो कास्ट पर इनको बनाया जा सकता है यदि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं तो। अब जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेज यानी कि इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। तो हानियाँ भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि इसकी हानियाँ निम्न प्रकार हैं। पहली जो हानियाँ हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें पानी का रिसाव और कंक्रीट सीमेंट की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। जी हाँ, अगर आप मिट्टी का डैम बनाते हैं तो सीमेंट कंक्रीट की तुलना में इसमें पानी का रिसाव बहुत ही अधिक होता है और पानी द्वारा लगातार मिट्टी का कटाव भी होता रहता है यदि आप मिट्टी के डैम बनाते हैं, जिससे क्या हो सकता है कमज़ोर हो सकता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यह डैम उपलब्ध यानी कि स्पिल वे के लिए उपयुक्त नहीं होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं इसलिए इन डैम के लिए अलग से पर्याप्त क्षमता वाले उपलब्ध यानी कि स्पिल वे का मार्ग ही था कि आवश्यकता होती है। तो साथियों ये था हमारा डिसएडवांटेज आप डैम की मिट्टी के जो डैम होते हैं उसकी क्या हानियाँ होती हैं ये हमने आपको बताया। आइए जान लेते हैं कि अब सर्ज टैंक क्या होता है, उसके बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो मैं बता दूं आपको कि सर्ज टैंक भी बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा करता है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट में। तो मैं बता दूं यह एक ओपन टैंक होता है। जी हाँ, यह जो सर्ज टैंक होता है ये ओपन टैंक होता है। मैं बता दूं आपको कि यह कई बार इसे छोटा जलाशय भी कहते हैं। जी हाँ, कई बार इसे छोटा जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। और ये लगा कहाँ होता है ये भी जानना बेहद जरूरी है। मेन वाटर टैंक और डैम के मिडिल में होता है। जी हाँ, डैम और मेन वाटर टैंक के मिडिल में होता है तथा यह पेन स्टॉक के माध्यम से, जी हाँ, यह पेन स्टॉक के माध्यम से जो डैम होता है डैम के नीचे पेन स्टॉक लगा होता है तो पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन से कनेक्ट रहता है। यदि पेन स्टॉक एकदम से खाली हो जाए तो जिससे उसमें वैक्यूम बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। और मैं बता दूं कि जो हमारा सर्ज टैंक होता है यह सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करता है। ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ऑनलाइन में आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि जो सर्ज टैंक होता है वो किस तरह काम करता है। तो मैं बता दूं यह सेफ्टी वाल्व के रूप में भी काम करता है। सर्ज टैंक की उपस्थिति में विद्युत भार को एकदम बढ़ाया जा सकता है। बढ़ने पे क्या होगा कि जो वाटर की सप्लाई को भी पूरी करेगा ताकि टरबाइन की गति को कम ना हो सके और साथ ही साथ पेन स्टॉक में वैक्यूम बनने की स्थिति भी नहीं आए। इसीलिए सर्ज टैंक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करता है। इसीलिए इसकी जगह सर्ज टैंक की इसकी ऐसी जगह होनी चाहिए कि पेन स्टॉक की लंबाई कम से कम हो तथा सर्ज टैंक की हाइट कम से कम हो। इसीलिए इसके दृष्टि से देखा जाए तो यह सेफ्टी वाला के रूप में काम करता था। तो आइए जानते हैं कि अब पेन स्टॉक क्या होता है। तो पेन स्टॉक भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है हाइड्रो पावर प्लांट का और यह एक क्लोज कंड्यूट पाइप होता है जो जलाशय या सर्ज टैंक के टरबाइन से कनेक्ट करता है। जो क्या होता है जो हमारा पानी होता है या जलाशय होता है या सर्ज टैंक होता है उसको टरबाइन से क्या करता है कनेक्ट करता है पेन स्टॉक। और यह स्टील या रेनिफोर्स सीमेंट कंक्रीट का
बना होता है। यह स्टील या रेनिफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बना होता है और ये बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पेन स्टॉक किसका बना होता है, तो आप बताएंगे कि स्टील और रेनिफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बनाया गया होता है। यह इतनी मजबूत भी होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जलीय द्रव या भार परिवर्तन के कारण जल सर्ज को सहन कर सके। जी हाँ, यदि पानी की मात्रा एकाएक बढ़ जाता है तो उसके प्रेशर से पेन स्टॉक जो करता है कि इसके जल सर्ज को सहन कर सकते हैं और ठंडी जगहों पर कई बार तो इस पाइप के अंदर बर्फ भी जम जाता है। जी हाँ, पेन स्टॉक एक प्रकार की पतली पाइप होती है जो सर्ज टैंक के नीचे लगा होता है, जिसमें कभी कभार ठंडी के टाइम में क्या होता है कि इसके नली में बर्फ भी जम जाता है और इसलिए ठंडे जगहों पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उचित अगर ठंडे जगहों पे इसका यूज भी करना है तो इस पर उचित इंसुलेशन भी चढ़ाया जाना चाहिए, जिससे इसके अंदर ठंडे प्रदेशों में बर्फ ना जम पाए। तो साथियों, ये था हमारा पेन स्टॉक की कहानी। क्या कुछ खास थी इसके बारे में हमने बता दिया। तो ये अब आइए देखते हैं कि अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हेड रेस और टेल रेस। जी हाँ, हेड रेस और टेल रेस क्या होता है ये इसके बारे में हम जानते हैं पूरा डिटेल। तो आइए जान लेते हैं हेड रेस और टेल रेस क्या होता है। हेड और टेल यानी कि ये डैम के पीछे, टेल के नाम से ही पता चला, टेल मतलब पूंछ, और ये कहाँ लगा होता है, डैम के पीछे लगा होता है। जी हाँ साथियों, ये डैम के कहाँ लगाता है, पीछे लगा होता है। और डैम के पीछे की पानी को क्या करता है, हेड रेस कहते हैं। जी हाँ, डैम के जो पीछे की पानी होती है उसी को हेड रेस कहा जाता है। और ये पानी प्रेशर टनल तथा पेन स्टॉक से होता हुआ टरबाइन तक पहुंचता है। जो ये पानी होता है ये कहाँ से पहुंचता है, प्रेशर यानी कि दाब टनल तथा पेन स्टॉक से होता हुआ टरबाइन तक यह पहुंचता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, यह टरबाइन को मूव कराने का भी कार्य करता है। जाहिर सी बात है, जब ये टरबाइन तक ये पानी पहुंचेगा तो ये टरबाइन को मूव कराएगा, टरबाइन को चलाने का कार्य करेगा। उसके बाद ये टरबाइन से निकले वाटर को, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि यह टरबाइन से निकले हुए वाटर को टेल रेस में विसर्जित कर देता है। और टेल रेस की बनावट कुछ इस प्रकार की जाती है कि यह पानी की निकास बिना रुकावट के आसानी से इसको बाहर कर दे। जी हाँ, पेन जो हमारा टेल रेस होता है, टेल रेस का काम क्या होता है, जो रुका हुआ पानी रहता है उस पानी को आसानी से अपने माध्यम से इसे बाहर कर देता है। तो साथियों, ये था हमारा टेल रेस या हेड रेस की कहानी। अब आइए जान लेते हैं हमारा लास्ट और पांचवा जो घटक है, वाल्व हाउस। जी हाँ, वाल्व हाउस की कहानी क्या होती है, यह मेन जल गेट का होता है। इसमें मेन जल गेट होते हैं, यह स्वतः पृथकारी वाल्व भी होता है, ये मैनुअली पृथकारी वाल्व भी होता है, जो कि पेन स्टॉक के फटने की स्थिति में प्रचलित होती है। जी हाँ, यदि पेन स्टॉक में हाई प्रेशर, जल का हाई प्रेशर पड़ जाता है तो पेन स्टॉक के फटने की स्थिति में यह वाल्व हाउस काम होता है तथा पेन स्टॉक में आने वाली पानी को रोक देता। जी हाँ, पेन स्टॉक में यदि अत्यधिक मात्रा में पानी आ रहा है तो वाल्व हाउस के माध्यम से उस पानी को हम रोक सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जो पेन स्टॉक था, जो वाल्व हाउस था, इसका बहुत ही अहम रोल होता है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट में। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, जो हमारी कहानी थी हाइड्रो पावर प्लांट में लगे मुख्य घटकों के बारे में। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर, और साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस के लिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं, इस वीडियो को ज़रा शेयर करने में मदद कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रा उनके पास शेयर कीजिएगा जो ITI के 4th सेमेस्टर में, जो डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनके पास, और साथ ही साथ जो UP आर्मी और UPPCL TG2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर ये इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। हमारी अगली जो नई वीडियो होगी इसी की पार्ट 2 होगी जल विज्ञान की। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।